नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर परीक्षा में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 11 और 12 अप्रैल 2022 की सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आ गए हैं दोस्तों। यानी कि 11 अप्रैल और 12 अप्रैल के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है दोस्तों। और आपको साथ ही में बता दें, अगर आप चाहते हैं कि आपका स्टैटिक जीके और करंट अफेयर के साथ अच्छा पकड़ हो आपकी आगामी परीक्षा में, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से डेली का डेली स्टैटिक जीके और करंट अफेयर की वीडियो अपलोड की जाती है दोस्तों। और आप लोग को बता दें कि अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम प्रश्नों को 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं दोस्तों। ये जो सारे प्रश्न हैं वो आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी मत स्किप कीजिएगा दोस्तों, और लगातार आप लोग बने रहिए इस वीडियो पर लास्ट तक, तभी आपको पूरे क्वेश्चन का क्लियर डाउट पता चलेगा दोस्तों। तो चलिए 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं हम। हमारा जो पहला प्रश्न है दोस्तों वह है, हाल ही में ओ हेनरी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों। तो यह प्रश्न दोस्तों आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि हेनरी पुरस्कार किसे दिया गया है 2022 में। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिल जा रहा है, अमर मित्रा, राजू सिंह, नीरज कुमार, सुनील कुमार। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वह है वयोवृद्ध बंगाली लेखक अमर मित्रा को 45 साल पहले लिखी गई एक छोटी कहानी के लिए इस साल के ओ हेनरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें अपनी लघु कहानी गांव वरो एक बंगाली लघु कथा के लिए पुरस्कार मिला है, जिसका पहले अंग्रेजी द ओल्ड मैन ऑफ द कुसुमपुर में अनुवाद किया गया था दोस्तों। यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, यानी कि अमर मित्रा को। तो ओ हेनरी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो अमर मित्रा को दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वह है, वर्तमान में लोक संघ आयोग यानी यूपीएससी का अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों। यह प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और आपको यह प्रश्न जानना भी चाहिए दोस्तों कि यूपीएससी का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिल जा रहा है, अनिल कुमार, मनोज सोनी, अरविंद सिंह, नीरज पांडे। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वह है वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के सदस्य डॉक्टर मनोज सोनी को देश की प्रमुख सरकारी भर्ती एजेंसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह कम उम्र में ही आनंद जिले में मोगरी में स्वामी नारायण संप्रदाय के अनुपम मिशन से जुड़े हुए हैं और 10 जनवरी 2022 को एक निष्कर्म कर्मयोगी निस्वार्थ कार्यकर्ता के रूप में दीक्षा प्राप्त की है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वह है ऑप्शन बी, मनोज सोनी। यानी यूपीएससी का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो मनोज सोनी है दोस्तों। इसी प्रकार हम अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहला पूर्ण निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन किस संगठन ने लॉन्च किया है? नासा, इसरो, स्पेसएक्स, ईएसए। तो आपका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है कि एक स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट के ह्यूस्टन स्थित कंपनी एक्सोम स्पेस के एक मिशन XL-1 को लॉन्च किया गया। यह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहली पूरी तरह से निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन है। 4 सदस्यीय चालक दल ने आधिकारिक और तौर पर 10 दिवसीय यात्रा शुरू की, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 8 दिन शामिल होंगे। उनके कैप्सूल को एडेम्बर के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन, वह है हमारा दोस्तों ये है ऑप्शन डी, यानी कि एक्सोम स्पेस है। इसी प्रकार से हम अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वह है, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक ABGC प्रमोशन टास्क फोर्स के प्रमुख कौन है? सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT सचिव। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, यानी कि एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक प्रमोशन टास्क फोर्स के प्रमुख कौन है? तो उसके प्रमुख जो होते हैं दोस्तों सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव हैं, जो इसके प्रमुख है दोस्तों। इसी प्रकार से हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। उससे पहले मैं हम आपको बता दें दोस्तों, आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा जो अगला प्रश्न हुआ है,
हाल ही में किस संस्थान ने अवसर योजना शुरू की है? भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण, भारतीय रिजर्व बैंक, भारत के सर्वोच्च न्यायालय, भारत की चुनाव आयोग। तो हमारा और आपका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, यानी कि राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण। यानी भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण ने अवसर योजना को शुरू किया है दोस्तों। इसी प्रकार से हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJA को लागू करने वाली नोडल एजेंसी कौन सी है दोस्तों? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिल जा रहा है। जो आपका पहला ऑप्शन है वह है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, दूसरा है राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद, तीसरा है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और चौथा एम्स। तो जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वह है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। यानी कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाली राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण एजेंसी है दोस्तों। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में छोटे राज्यों का कौन सा राज्य शीर्ष पर है? सिक्किम, गोवा, मणिपुर, त्रिपुरा। तो आप सभी का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है गोवा को नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में छोटे राज्यों में शीर्ष स्थान पर रखा गया था। गोवा के बाद त्रिपुरा और मणिपुर क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं दोस्तों। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वह है ऑप्शन बी, गोवा। यानी कि नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में छोटे राज्यों में कौन सा राज्य शामिल है? तो गोवा है दोस्तों। इसी प्रकार से हम चल रहे हैं अगले प्रश्न पे। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वह है नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? केरल, तेलंगाना, राजस्थान, गुजरात, पंजाब। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन सी, यानी कि गुजरात। गुजरात को नीति आयोग के स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स राउंड फर्स्ट में बड़े राज्यों के 50.1 अंकों के साथ शीर्ष पर रखा गया था। इसी श्रेणी में केरल दूसरे और पंजाब तीसरे स्थान पर था। स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ऊर्जा दक्षता, डिस्कॉम में प्रदर्शन और पर्यावरणीय स्थिरता सहित 6 मापदंडों पर रैंक करता है दोस्तों। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन सी, यानी कि नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में बड़े राज्यों में गुजरात राज्य को शीर्ष स्थान दिया गया है दोस्तों। इसी प्रकार से हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। जो हमारा अगला प्रश्न है वह है आंध्र प्रदेश के नए गृह मंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तन्वी वनीता, धर्मना प्रसाद राव, RK रोजा, उषा श्रीचरण। तो हमारा जो और करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन ए, तंती वनीता। यानी तंती वनीता जो हैं को आपदा प्रबंधन के साथ साथ गृह मंत्रालय का अहम विभाग दिया गया है। वह पहले आंध्र प्रदेश की कैबिनेट का भी हिस्सा थी। पिछली कैबिनेट में उन्होंने महिला एवं बाल विकास कल्याण मंत्री का पद संभाला था दोस्तों। यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश के नए गृह मंत्री के रूप में किसने शपथ लिए? तो तन्वी वनीता हमारा जो राइट आंसर है। इसी प्रकार से हम चल रहे हैं अगले प्रश्न पे। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वह है किसने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की से मिलने के लिए यूक्रेन को अघोषित यात्रा की है दोस्तों? बोरिस जॉनसन, जो बिडेन, ओलाफ सोल्ज, जस्टिन ट्रूडो। हमारा जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है बोरिस जॉनसन। यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है बोरिस जॉनसन। यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, यानी कि बोरिस जॉनसन कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? तो यूके के हैं दोस्तों। 9 अप्रैल 2022 को एक अघोषित यात्रा में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की से मिलने के लिए यूक्रेन की राजधानी शहर कीव गए। यूके के प्रधानमंत्री को यूक्रेनी राजधानी की यात्रा यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन में यूरोपीय संघ की विदेशी नीति के दौरे पर बात हुई। प्रमुख जोसेफ बोरेल और ऑस्ट्रियाई चांसलर कार्ल नेहरम ने दोस्तों हैं। हमारा जो राइट आंसर होगा वह है किसने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की से मिलने के लिए यूक्रेन को अघोषित यात्रा की है? तो बोरिस जॉनसन। यानी बोरिस जॉनसन कहाँ के दोस्तों हैं प्रधानमंत्री? तो यूके के हैं। इसी प्रकार से हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वह है कौन सा देश उद्घाटन ICC अंडर 19 महिला T20 विश्व कप में मेजबानी करेगा? भारत, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो आपका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है उद्घाटन ICC अंडर 19 महिला T20 विश्व कप की मेजबानी जनवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका द्वारा की जाएगी। यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका। यानी कि कौन सा देश उद्घाटन ICC अंडर 19 महिला T20 विश्व कप में मेजबानी करेगा? दक्षिण अफ्रीका दोस्तों। इसका जो मेज़बानी है वह दक्षिण अफ्रीका द्वारा किया जाएगा। टूर्नामेंट में 16 टीमें शामिल होंगी, इसमें से 41 मैच शामिल होंगे। टूर्नामेंट मूल रूप से 2021 में होने वाला था,
लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण 2 बार देरी हुई। नई तारीख की घोषणा 10 अप्रैल 2022 को आईसीसी बोर्ड की बैठक के द्वारा की गई थी। इसे 2023 आईसीसी महिला T20 विश्व कप के पहले पर्दा उठाने के रूप में आयोजित किया जाएगा, जो 9 फरवरी से दक्षिण अफ्रीका में शुरू होने वाला है दोस्तों। तो हमारा जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका। इसी प्रकार से हम चल रहे हैं अब अगले प्रश्न पे। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वह है आईपीएल में संन्यास लेने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं दोस्तों? आर अश्विन, शार्दुल ठाकुर, यजवेंद्र चहल, मोइन अली। तो आपका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है रविचंद्रन अश्विनी। रविचंद्रन अश्विनी 10 अप्रैल यानी कि ऑप्शन ए 10 अप्रैल 2022 को वानखेड़े स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिताब राजस्थान रॉयल्स के संघर्ष के दौरान एक बल्लेबाज को अपनी जगह लेने की अनुमति देने के लिए आईपीएल में रिटायर आउट होने वाले पहले बल्लेबाज बने। अश्विनी, जिन्होंने 2 छक्के लगाई चतुराई से रेयान पराग और स्लॉग ओवर में क्रीज कर लेने के लिए संन्यास ले लिए हैं। हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वह है ऑप्शन ए, आर अश्विनी। यानी कि आईपीएल में संन्यास लेने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन है? तो आर अश्विनी है। इसी प्रकार से हम चलते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न आपके होम स्क्रीन पे आ गया है वह है आईपीएल इतिहास में 150 विकेट लेने वाले दूसरे सबसे तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? आर अश्विनी, कुलदीप यादव, यजवेंद्र चहल, जसप्रीत बुमराह। तो आपका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है राजस्थान रॉयल्स के स्पिनर यजवेंद्र चहल ने 150 विकेट लेने वाले दूसरे सबसे तेज गेंदबाज बने हैं। उन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ संघर्ष के दौरान 4 विकेट लेने के बाद मील का पत्थर हासिल किया। श्रीलंका के लसित मलिंगा को यह उपलब्धि हासिल करने के लिए अनशन किया गया। चाहत पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का हिस्सा थे और 2022 में रिलीज होने से पहले 2014 से 22 तक की फ्रेंचाइजी से जुड़े थे। चहल वर्तमान में आईपीएल 2022 से कुल विकेट के साथ पर्पल कैप के लिए भी आगे बढ़े हैं। यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन है दूसरा। हमारा दूसरा ये है यजवेंद्र चहल दोस्तों। इसी प्रकार हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है किसे आईसीसी क्रिकेट समिति के सदस्य बोर्ड प्रतिनिधित्व के रूप में नियुक्त किया गया है? जय शाह, सौरव गांगुली, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है बीसीसीआई सचिव जय शाह को 10 अप्रैल 2022 को दुबई में आयोजित आईसीसी बोर्ड की बैठक के दौरान सदस्य बोर्ड प्रतिनिधियों के रूप में आईसीसी विकेट समिति में नियुक्त किया गया था। श्रीलंका के महिला जयवर्धने को पूर्व खिलाड़ी प्रतिनिधि के रूप में फिर से नियुक्त किया गया था। आईसीसी बोर्ड के अन्य निर्णयों के बीच पुष्टि की दक्षिण अफ्रीका पहले आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप की मेज़बानी करेगा, जो जनवरी 2023 में आयोजित की जाएगी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन ए, जय शाह। तो आशा करता हूँ कि आपको जो भी प्रश्न बताए गए वो आप उन प्रश्नों से संतुष्ट होंगे। अगर आपके दिमाग में कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों।